बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल है। एक जानिब जजेस का तबादला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तबादले के अमल की मुखालिफत। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी PTI के लिए रिलीफ की मध्यम होती हुई उम्मीदें। और इस सब के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात। पार्टी एक नुक्ते पर इकट्ठी नजर नहीं आ रही। एक जानिब बानी PTI के अहले खाना है, दूसरी जानिब पार्टी की वो लीडरशिप है जो पाकिस्तान में मौजूद है, तीसरे वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं और हार्ड लाइनर्स हैं, और चौथा वकला का ग्रुप है। सब एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं और इसी के दौरान ये दावा भी कर रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपसी इंतशार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई रिलीफ ले पाएगी, क्या कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएगी? ये सबसे अहम सवाल है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब ने। जाहिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी है, और जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो अंदरूनी इंतशार का शिकार है, लेकिन इसके साथ PTI हुकूमत को ब्लेम करती है कि जी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, और कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसका आगाज किया जाएगा ताकि हुकूमत के लिए ज़मीन जो है वो गर्म की जा सके। आपको लगता है कि PTI इस पोजीशन में है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सके? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि एहतजाज करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है और एहतजाज वो कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो ताकि मुल्क को नुकसान न हो। और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है आपके सामने है, ईरान और अमेरिका की वजह से पूरा दुनिया इस अजाब में मुब्तला है कि आपकी जो महंगाई उरूज पे चली गई है, आयल मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिलती भी है तो वो भी बहुत महंगा है। और हमारे तो मईशत पहले भी आपको पता है बहुत कमज़ोर था, इस हुकूमत के आने से थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन जो ईरान और अमेरिका की ये जंग शुरू हुई उससे तो बैठ गया। उधर हमारे आपको पता है कि अफगानिस्तान वाले तो TTP हम पे तो रोज़ हम टैक्स कर रहे हैं, और हमारे सूबे में जहाँ में हमारी PTI की दोस्तों की हुकूमत है, वहाँ तो उसने सारे लोगों को, आवाम को तो छोड़ दिया अल्लाह के वास्ते। उधर वहाँ पे टेररिस्ट जहाँ में चाहे जैसे भी चाहे वो अटैक करते हैं, लेकिन ये तो सूबाई हुकूमत का काम होते हैं। हाँ, और जहाँ पे ज़रूरत होती है तो मरकज़ से मदद मांग सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एहतजाज करना, या देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें अदालतों के में होते हैं। जिसको भी रिलीफ मिलता है वो अदालत से मिलते हैं, चाहे वो मुस्लिम नून का मसला था तब भी उनको अदालतों से रिलीफ मिला था, या पीपल पार्टी थी, या इस मुल्क में सियासत, मैं तो 40 साल से इस मुल्क में सियासत करता हूँ, मैंने तो हर दौर देखा है, हर दौर में ये चीज़ें होती हैं, और ये फिर ऐसा होता है कि वही अदालतों से रिलीफ मिलता है। अगर इनको अदालत से रिलीफ मिलता है तो मेरे ख्याल में हुकूमत उसमें कोई खलल नहीं डालेगा, और बेहतर है कि वो एहतजाज अगर करते भी है तो पुरअमन करे और अपनी सूबे पे ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि वहाँ पे ये तीसरी टर्नओवर है इनकी PTI वालों की। और हमारी सूबे का जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी उरूज पे है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और अगर आप देखें तो लोग धड़ाधड़ पंजाब की तरफ आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं पख्तूनख्वा से, और खासकर जो बॉर्डर एरियाज थे, हालांकि वो बॉर्डर एरियाज जो पहले वो ट्राइबल एरियाज थे वो अभी डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील हो चुकी है। इनको ज्यादा तवज्जो मेरे ख्याल में उस पर देना चाहिए। जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है उसका ज्यादा वक्त उधर गुजारना चाहिए और देखना भी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो जिस तरह संगीन है उस तरह बेहतरी की तरफ ले जाए, ताकि आवाम को कोई रिलीफ तो मिल सके। मेरा तो यही मशवरा है, बाकी तो इनका हक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरीके से ये समझते हैं और जो भी एहतजाज करते हैं, जो भी बात करते हैं, ये इनका हक है। सही हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद खान साहब, अजहर सिद्दीक साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। आज पहले तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने ये शिकवा किया था कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो आज सलाम का जवाब ही आ गया। इसके इसे एक मस्बत पेशरफ समझा जाए PTI के लिए? वालेकुम अस्सलाम। अपना ना वो गुड टू सी वाली कहानी याद होगी ना आपको। हालांकि इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं जो कि उस दिन कोर्ट में मौजूद था, और चीफ जस्टिस जो है ना उमर ताब बिंदयाल साहब, बड़े वफादार आदमी हैं। वो तो
मौलाना फजलुर रहमान आए, उनको गुड टू सी यू का। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब आए, उनको गुड टू सी यू। मैं कोर्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, जो कि वो जब वो चल रही थी वोट ऑफ नो, अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था। तो ये तो देखिए ना, ये एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई कि यानी ये अस्सलाम वालेकुम वैसे कहना नहीं चाहिए था उन्हें। मेरा बड़ा ताल्लुक और प्यार मोहब्बत है जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से, कोई जरूरत नहीं, नो नीड एट ऑल। ठीक है ना, ये अब वो कह के खुद कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। उनको ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहने का मतलब क्या है उनका। ठीक है ना जी। अब जरा समझना है आपको बात। मैं ना 23 नवंबर 2025 को मेरी लाहौर हाईकोर्ट बार की मेरी तकरीर है जी। और आज आप सब लोगों को समझ आ जानी चाहिए मखदूम साहब। और अगर आपको याद हो, विंस्टन चर्चिल दूसरी जंग अजीम, लोगों ने कहा कि बरतानिया का, उन्होंने कहा अदालतें काम कर रही, कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। आज नोट कर लें, जिस तरह की अदालतें अब काम कर रही हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक ऐसी बात कहते हुए, बचाने वाला कौन है यहाँ 3 चीजें रखूंगा आपके सामने। सही। कोई हुकूमत वक्त की अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा है, बता दें। एस्टैब्लिशमेंट होती थी, आज कहां है वो एस्टैब्लिशमेंट? 3.5 साल में जितनी करप्शन हुई है, आंखें बंद की हुई उन लोगों ने। यानी कोई एक बड़ा केस बता दे, क्या करप्शन खत्म हो गई है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उठाकर देख लें इस मुल्क में हालत देख लें। यानी जहां 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया जाएगा, किस लिए जी? ख्वाहिश पे। अभी तो मैंने वो एयर एम्बुलेंस का बड़ा चर्चा था, 1 अरब 24 करोड़ रुपया को 276 लोगों को लाने के हवाले से, अगर वो जहाज ही खरीद लेते अपना, तो शायद इतना खर्चा ना आता एयर एम्बुलेंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। लेकिन वजह क्या है? अब आगे आ जाते हैं। 3.5-4 साल में, जब 2024 के अंदर, 2022 के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी ना, ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में, मैंने 5 चीजें कही थी उस वक्त। मैंने कहा था नैब खत्म कर देंगे। इमरान खान नैब को बचाने के लिए आए, आपके सामने इमरान और ट्रांसफर, पोस्टिंग, ईसीएल, पीसीएल, फंड पैसे देना। यानी आजकल देखिए ना, आज जितना डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी? और मैं नहीं कह रहा, शायद खान अब्बासी 30% का कह रहे हैं कि 30% पैसा जाता है। और आज हालत देखें। मैंने ये पीडीएल को चैलेंज किया, पीडीएल का इख्तियार ही नहीं है इनके पास। रेट फिक्स करना है तो पार्लियामेंट ने फिक्स करना है। कोई तकरीबन 2 ट्रिलियन के 2000 अरब के करीब इकट्ठा कर लिया है। जग्गा टैक्स कहूंगा इसको। यानी किस बात का जनाब? आप इनडायरेक्ट टैक्स ले सकते हैं इस तरह से? नहीं ले सकते। आपको यहाँ जरा लाहौर में अगर फिरते हो, जरा आ जाए किसी दिन, चलते हैं माल रोड के ऊपर, 16 अरब रुपया 4 महीनों में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले ने इकट्ठा कर लिया। क्या वो मैं कहानी क्या बताऊं आपको? मैंने वो भी चैलेंज किया अपनी जगह के ऊपर। ये ऐसा मुल्क है जहाँ वो एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना रहे हैं, किसी तो ख्वाब है, किसी का पता नहीं वो किसका ख्वाब है, 53 करोड़ रुपया। कोई है पूछने वाला? अब आए अगली बात की तरफ। ये 26वीं तरमीम में ना, इसका 3 मकासद थे। सही। एक तो वो पंजाबी में कहते हैं डंग निकालना था जजिस का। अब कोई जज हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, फिर बड़ा शोर डाला इन्होंने कि जनाब आप अपने बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना था। वो सुप्रीम कोर्ट को तो कंट्रोल कर लिया, वफाकी आईनी अदालत में बताएं, वो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार आज भी है। और कहा गया आईनी अदालतें बनानी है, वो एक आईनी अदालत बनी, आईनी बेंच बन गया। क्या बड़ा अनोखा काम हुआ, जरा ये तो बता दें। यानी जो पाकिस्तानी जुरिस्प्रूडेंस थी वो उड़ा के रख दी वफाकी आईनी। फिर क्या हाईकोर्टों में बना आईनी बेंच? और नहीं बन सके। मैं रोजाना जो फौजदारी केसेस सुन रहे होते हैं, वो मेरे आईनी केसेस वो सुन रहे होते हैं। आप अंदाजा लगा लें। और जो काम करने वाले जजेस हैं, उसको जब मर्जी उठा के इधर कर दो। हर जज डरा हुआ है यहाँ पर, हर जज कि मुझे, और होता गया यहाँ पर लाहौर में जो बेंचेस बड़े हैं, एक जब दिल चाहता है उठाकर चीफ जस्टिस केस लगाना, आगे करना, पीछे करना। आप बता नहीं सकते। यहाँ 1.5-2 लाख रिटें होती थी हाईकोर्ट में। पिछले साल 76,000 रिटें हुई हैं दायर, और 1,76,000 एतराजात हैं। अब आते हैं यहाँ 9 मई का, कितना अर्सा लगाया जनाब उसकी सस्पेंशन के लिए। और सीधा साधा केस था, सस्पेंशन होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। इमरान खान के खिलाफ बजाय तोशाखाना के केस, वो एवरफील्ड में गल खरीदी है उन्होंने, या मोटरवे की करप्शन लिया, या जहाजों में, या ऑगस्टा में। क्या है वो? तोशाखाना ही रहेगा। दाजा लगाएं। दो साबका वजीर आजम, उसे मिला नहीं जा सकता। और ये जो केसेस हैं, 190 में 1 रुपए की करप्शन नहीं है। मैंने पूरा केस ट्रायल में देखा हुआ। मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ 190 मिलियन के हवाले से। अलकादर ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो सस्पेंशन बनती है, सस्पेंशन अंदाजा लगाएं 1 साल नहीं लग सकी। और आज मेन अपीलों की बात कर रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक यार, खुदारा यार,
यानी ये सलाम दुआ से निकल जाए आगे यार। ये मामला जो है ना, डे टू डे सुने ना जरा। आज ट्रायल तो आपने डे टू डे करके क्या कर लिया, यानी अब साइबर केस कहाँ है, इद्दत केस कहाँ है, ये तोशा खाना केस नोट कर ले। मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से, आप परेशान हो जाएंगे यार। खुदारा इस मुल्क को चलने दें। इस मुल्क में बैठ के जितनी करप्शन ये 3.5-4 साल में है, बताएं कहाँ है वो एस्टेब्लिशमेंट। माजरत के साथ किधर है वो एस्टेब्लिशमेंट यार? क्या ये यानी कोई पूछने वाला है इनको? कहाँ है वो नैब, कहाँ है वो FIA, कहाँ है एंटी करप्शन? वो CCD ने 1000 बंदा मार दिया यहाँ पकड़कर, अपना मामला अदालत कत्ल कर दिए। कोई पूछने वाला है इनको? कहाँ है था? मैंने चैलेंज किया वो CCD, वो जनाब वो जवाब भी नहीं देना। आज भी लगा हुआ था, वो जवाब भी नहीं देना। और फिर यहाँ हालत ये है, अभी चेयरमैन पैमला लगा लें, अभी वो पंजाब की ओमट्समैन लगाई उन्होंने, और हर इदारे के अंदर माजरत के साथ नालायक तरीन लोग, कोई पूछने वाला नजर नहीं आता मुझे। तो ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराना था, इमरान खान को, बाकी निजाम तो बचा लें आप। वो निजाम कहाँ बच रहा है? कोई यानी बिजली के बिलों पे सोचे, गैस यानी कैसा मुल्क है, और बिजली दस्तयाब नहीं है, और गैस नहीं है। और यार LNG, आज भी बैठकर LNG टर्मिनल और लगाओ, LNG मुल्क में सस्ती लाओ। और यानी वो इसमें पड़ा हुआ कैपेसिटी पेमेंट में लड़ते फिर रहे हैं। वो कैपेसिटी पेमेंट का क्या ताल्लुक लोड शेडिंग से भाई आप बैठकर मुल्क में लाए ना LNG। आपने यहाँ मैं बता देता हूँ, LPG लोकल जो थी 5 साल बंद रखी उन माफिया ने। हुकूमत में बैठे हुए माफिया जिन्होंने इंपोर्ट बिल कहां से देगा, कभी बैठेंगे। मैं तो एक सेक्टर की आपको कहानियां सुनाऊंगा कि इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती कितनी है। कोई काम नहीं कर रहा। जिस दिन इस मुल्क में इदारों ने काम करना शुरू कर दिया, कभी अभी ये छोटी सी बात बताता हूँ, वो अभी आपके सामने रख देता हूँ। यानी यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें हैं। उस पर सिर्फ अगर मोटरसाइकिलों पे इंपोर्ट बिल कोई $6 बिलियन बनता है। और अगर आप क्या करें, अगर EV में कन्वर्ट कर दें उसको, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ ना, चाइना वगैरह ने सबने किया। और आप सोच रहे $6 बिलियन का इंपोर्ट का बिल बचता है आपका। कोई ऐसी पॉलिसी है? ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मैंने 10 साल मेहनत की है। मैंने ये अपना क्रेडिट लेते फिर रहे हैं। ओ भाई, मैंने हाईकोर्ट से ऑर्डर कराए हैं, ये मैंने कराए हाईकोर्ट से ऑर्डर। मैं सबूत दे दूंगा आपको इस बात की कि जनाब इसमें कुछ कोई रेफॉर्मेशन की तरफ, कोई इस तरफ हमारे जैसे लोगों का दरवाजा बंद करने के लिए, अब अदालती निजाम में जुडिशियल एक्टिविज्म को खत्म करने के लिए, इसके अलावा मैं तो ये उड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन दुख और अफसोस इसका है कि यार आप खुदारा कोई रिफॉर्मेशन की तरफ बताएं, ये निकल जाए इमरान खान के अपना फोबिया से। इमरान खान के साथ कुछ नहीं कर सके, वो बहादुर इंसान है, वो लड़ा है इस सिस्टम के साथ, उसने साबित की है। यानी तारीख में बता दें कौन सा ऐसा लीडर है जो इतने दिन रहा हो। बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसी पे जाहिद खान साहब आपकी जानिब आऊँगा। अभी आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि PTI को पुरअमन एहतजाज भी करना चाहिए, अदलिया के पास भी जाना चाहिए। PTI कहती है पुरअमन एहतजाज हुकूमत करने नहीं देती, और अदलिया का तो डंग निकाल दिया गया है, अदलिया को तो एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है, और अदलिया से PTI को उम्मीद कोई नहीं है। तो वो कहते हैं भाई हमें दीवार से लगाया जा रहा है, तो अब हम करें तो करें क्या? देखिए, ये तो अजहर साहब के व्यूज़ है और उसके सोच फिक्र है। मैं उस पर क्या कह सकता हूँ कि अदलिया आज़ाद नहीं है। लेकिन मुझे आप बता दें साकिब निसार कौन सा आज़ाद अदलिया वाले था, या जो हमारा कोसर साहब थे वो कौन सा आज़ाद अदलिया वाले थे? क्या ये कभी दुनिया में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक मॉनिटर जज बिठाया वो लोअर कोर्ट के ऊपर, कि आप फैसला जल्दी करवा दें? ये तो ये तारीख है आपका, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात तो यही है कि हमेशा के लिए ये चीजें इस मुल्क में होती रही, नहीं होना चाहिए। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं लायर नहीं हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैंने 40 साल सियासत की और मैंने हर दौर देखा है, और हर दौर में ये चीज देखे। अभी एक बात मुझे बता दे कि जो करप्शन की बात हो रही है, क्या सिर्फ मुस्लिम लीग की अब मुल्क में सूबे में हुकूमत है? क्या PTI की हुकूमत जो मेरे सूबे में है, आप अजहर साहब को कहते आए आप देखे ना वहाँ क्या हो रहा है, वहां जो कुछ हो रहा है आपसे दूर है ना, आपको नजर नहीं आते। वहां तो बेड़ागर्क हो गया। इधर तो फिर भी चलो, वो आपने सजेशन दिया, किसी ने भी दिया, वो इलेक्ट्रिक बसें तो चलती है, लोग तो उसमें आराम से सफर तो करते हैं। वहां तो ये चीजें भी नहीं है मेरे भाई, वहां तो कोई चीज नहीं, वहां रोड नाम की चीज ही नहीं है। रोड सारे बर्बाद हो चुकी है, कोई रोड में कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं है। आप मुझे बता दें, ये 13-14 साल में जो वहां पे हुक्मरानी कर रहे, क्या काम किया है? अगर कुछ किया हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बता तो दे। लेकिन ये इल्जाम लगाना और बात होती है। ठीक है, अगर करप्शन या तो ये वो नेब नहीं है
कि जिसपे शाम को ये लोग बैठते थे कि रात को इन्हें सुबह प्लान बनने पे छापा मारेंगे, उसको पकड़ा जाएगा। और उसी तरह वो जो उस वक्त के नेब का चेयरमैन था, वो वही काम करता था। ये तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त कौन सा सही नेब था, कौन सा सही काम हो रहा था। ये मतलब ये थे कि अब ये तो नेब का तो बनाया था परवेज मुशर्रफ ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो तो काम होता रहा। और आज तक अगर आज भी आप ये समझ रहे हैं कि आज भी ये काम हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं तो इस चीज को समझता नहीं हूँ। लेकिन अब यही मुझे बताया जाए कि क्या इस मुल्क में सिर्फ मुस्लिम लीग की एक सूबे में हुकूमत है, क्योंकि मरकज के पास तो कुछ है ही नहीं। मरकज तो जो अपने मुश्किलात है डिफेंस के मसले पे, अभी आपका अफगानिस्तान के साथ रोज ही कहीं न कहीं बॉर्डर पे आपकी लड़ाई होती है, रोज आपकी वहां से दहशतगर्द आती है, उसको आपने रोकना होता है। तो आपका तो मरकज का तो उससे जान नहीं छुड़ रही है। जहां तक सूबों के है तो सुबह आपकी भी एक, यानी पाकिस्तान में दूसरा बड़ा सूबा आपके पास है, वहां क्या हो रहा है? वहां भी तो यही सूरत हाल। मेरे ख्याल में हमें इल्जाम लगाने से निकलना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि जब कानून देखिए 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम असम्बली ने पास किया, ठीक किया या गलत किया उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये इख्तियार तो उनके पास है, ये इख्तियार उनके पास है। अगर उनके पास ये इख्तियार नहीं है असम्बली के, तो फिर तो असम्बली आप छुट्टी करनी चाहिए, घरों में जाना चाहिए। लेकिन ये कि जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, जिसमें आईन हो, जिसमें असम्बली हो, तो ये इख्तियार उनके पास होता है कि वो अमेंडमेंट करते हैं, जो भी बेहतर समझते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये इल्जाम लगाना कि वो उस वक्त गुड इश्यू हुआ या ये हुआ, वो भी गलत हुआ, और अगर आज भी हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है। हम तो ये समझते हैं कि जजेस को ये करना नहीं चाहिए, जजेस को अपने कलम से काम लेना चाहिए। बात बदकिस्मत ये है कि जब सोशल मीडिया शुरू हुई है, और आज से नहीं है, तो जब से सोशल मीडिया शुरू हुई, यही हमारे जो जज साहिबान है वो सारे उनको देखकर यही काम होता रहता है। तो जो नहीं होना चाहिए, उसको अपने दानिश से, अपने जो उनकी जिम्मेवारी उसको तरीके से पूरा करना चाहिए। और ये जो टॉक शोज को देखते हैं या सोशल मीडिया को देखते हैं, मेरे ख्याल में इस पे बिलीव हमें भी नहीं करने चाहिए और उनको भी नहीं चाहिए। और ये मुल्क तब चलेगा जब हम मिलकर इसको चलाएं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा आपके लिए खतरनाक बात है, आप पंजाब में थोड़ा आराम से बैठिए, आप मेरे सूबे में आए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। यानी बाजवड़ में लोग घरों में बैठे हुए थे, उन्हें गोलियां चला दिए, वो लोग मर गए, बच्चे मर गए, उसमें 2 खवातीन मर गए। तो हम तो रोज यही चीज देख रहे। तो खुदारा इसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दे, क्योंकि आपका वहाँ हुकूमत है, उस हुकूमत का ठीक है, अब एहतजाज भी करे, सब चीजें करे, लेकिन उसकी तरफ भी तवज्जो दे और उनका आवाम के लिए भी भलाई भी सोचे कि उसको जो दहशतगर्दी के ज़मरे में हमने छोड़ दिया है, उसको किसी से निजात दिला सकते कि ताकि दिला दे। सही हो गया जाहिद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीकी साहब देखें, गवर्नमेंट तो जो बातें करती है या हुक्मरान जमात की तरफ से जो आर्गूमेंट्स आते हैं वो सब अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी समत के हवाले से भी सवालात उठते हैं। कभी फैमिली वकला पर, कभी वकला जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप पर एक तनकीद, और एक यूँ लग रहा है कि शायद मुंतशिर हैं, एक डायरेक्शन नहीं है। और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट के लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है, गवर्नमेंट को तो एक वीक ऑपोजिशन चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को आखिर करना क्या चाहिए कि अगर आपने प्रेशर बिल्ड करना है तो इस तरह से तो नहीं होगा? इमरान खान को 2018 में लाया गया, 2018 में अगर इमरान को लाया गया तो 2019 में अप्रैल में ख्वाजा आसिफ को या बाकी लोगों को ये बातें कहने की क्या जरूरत थी? जनरल बाजवा के बारे में, हर एक के बारे में एक एक चीज क्लैरिटी के साथ सामने आ गई। और ये जिस तरह इनको मेजोरिटी दिलाएगी, 2/3 अक्सरियत, जिस तरह रिजर्व सीटें खरीदेगी, किसने कहा ये सारा कुछ नॉर्मल है? ये पाकिस्तानी तारीख में ऐसे हालात नहीं आए। यानी आज भी ये यही कह रहे हैं कि ये सारा हालात चल रहा है, तो रोकना किसने है? क्या इमरान खान की जिम्मेदारी थी इसको रोकना सारा? ये पनपा और यहां तक लाने वाले कौन लोग हैं? यही वो सियासी जमातें हैं जो उस वक्त झुमकों की तरह से इस मुल्क को खा रही। इन्होंने कहां कोशिश की इस मुल्क में, और मैं हैरान होता हूं, पता भी नहीं है साकिब साहब से केस सुना कौन सा है। आ जाए मैं साहब जैसे काजी फाइजा का एक केस गिरवा ले, तो जिस तरह इन्होंने मुल्क की तबाही और बर्बादी की है, जैसे साकिब साहब ने केस सुना कौन सा है? किसी को पता ही नहीं है। अच्छा वो जीआईटी, अच्छा वो बन गई, अच्छा जीआईटी अगर बन गई तो क्या किया जीआईटी ने? क्या यानी जीआईटी का कानून के मुताबिक अगर वो मॉनिटरिंग जज कोई था तो मॉनिटरिंग जज ने किया ऐसा? अगर कुछ गलत किया है तो आज आए उल्टा लटका देते उसको। लेकिन नहीं, हमारी यादाश्तें कमजोर है। हम कहते हैं कि एक ने गलत किया तो दूसरे ने भी गलत किया बराबर। नहीं, आपको एप्पल से मुवाजना करना पड़ेगा। एक केस को मैं चैलेंज करता हूं, इनको भी और उनकी सारी हुकूमत को भी,
यानी मैंने इनकी सारी बातें सुनी, इनको सिर्फ एक केपी की नजर आया, एक छोटा सा सूबा तीसरे नंबर पे सूबा, यानी वो नजर आ गया, यानी सारी करप्शन उसी सूबे में। कोई सिंध के बारे में बात करो, कोई पंजाब, 11 अरब का जहाज है, गल्फ स्ट्रीम यहां पर लिया 11 अरब का, और मैं पता नहीं कितने खत लेके पूछ चुका हूं, क्या यानी क्या ताल्लुक था इस जहाज का, कोई पूछने वाला है यहाँ पर? यहाँ कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, यानी मैं तो नहीं, मैंने आपके सामने रखा है, शायद का खान अब्बासी ने कहा 30% यहाँ पर करप्शन है। अभी जरा आ जाए, पेट्रोलियम के अंदर जो लूटमार डाली हुई है, टैक्स बेस आप बेहतर कर नहीं सके, बिजली की कीमतें नीचे नहीं ला सके आप, गैस की लोड शेडिंग का हालत, यानी क्या बात कर रहे हैं। और वो बैठे, मैं आपके सामने वो कर्जों की तफसीलात अगर आपके सामने रखूं तो आप परेशान हो जाएंगे। यानी अगर देखा जाए, आप इमरान खान साहब के दौर के अंदर तकरीबन जो है ना मुल्क पब्लिक डेट जो तकरीबन 44 ट्रिलियन तक पहुंच गया। जरा आज पूछे, आज जरा गौर करें, आज 80 मिलियन डॉलर के करीब, यानी जरा खुदारा यार इस मुल्क को कहां लेकर चले गए। सही। और फिर वही है, और आप कर क्या रहे हैं? देखिए, आप अगर लेकर जाना चाहते हैं ना इस मुल्क को आगे, यानी इसकी मैं हैसियत बताने लगा हूं। आपके पार्लियामेंटेरियन में से एमएनए उठा लिए गए, क्या कर लिया आपने? अपोजिशन लीडर आप बना नहीं सके, आप सेनेट के अंदर आप लोग बिठा नहीं सके, आप कोई एक काम बता दें आप जहां नजर 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन नहीं कराया, आपने यहाँ 17,000 के करीब 15,000 से ज्यादा डिटेंशन ऑर्डर्स हैं। क्या है? लोगों के नाम आप चेक तो करें, जिस दिन ईसीएल पीसीएल में लोगों के नाम डालना, एफआईए को किस तरह इस्तेमाल करते रहे। अब नेशनल साइबर क्राइम में अभी फखर का देखा आपने, क्या काम किया था, क्या उसने ऐसा कसूर किया था? यार आप गौर तो करें। और यहाँ हालत देखें, ये मैं मुमलिकत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ या मैं शायद अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ एक साबका वजीर आज़म जो है ना अपने वकला से मिल सकता है, ना फैमिली से मिल सकता है। और दूसरी तरफ इमरान खान के दौर की बात, 1000 दर्जे बेहतर दौर था उसका। 26 मुलाकातें होती थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को रोका नहीं कभी, उनके यानी कई जाके एंकर्स वगैरह सारे मिलते थे। जरा गौर तो करें ना, यहाँ 22 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 24 घंटे। बुशरा बीबी साहब से, मैं वकील हूं उनका, मेरी आखिरी मुलाकात 19 सितंबर 2024, यानी आज 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया। मेरे खत लिखे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं मुलाकात करा दे। हालत ये है, मैं तो अब देखें शर्मिंदगी होती है, आज मैं इनके खिलाफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊं, एमनेस्टी में चला जाऊं, यूएनए में चला जाऊं, मैं वकील हूं, रोक तो नहीं सकते मेरी मुलाकात का। लेकिन अगर आज मैं चला जाऊं, रिश्ते किसकी है, तस्दीक किसकी होगी? पाकिस्तान की तस्दीक होगी ना। बिल्कुल, कुछ ऐसे मामलात हैं अजहर सिद्दीक साहब जिन पे हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं कुछ तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मामलात चलने चाहिए, और स्पेशली सेहत का मामला हो या वकीलों से मुलाकातों का मामला। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, और जायद के साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है। पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी भी जारी है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग टल जाए, लेकिन वहीं दूसरी जानिब दोनों फरीक़ैन इस वक्त अपने अपने नुकात पर, अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। एक डेडलॉक है, और यूँ लग रहा है कि ये डेडलॉक ख़त्म कराना काफ़ी मुश्किल है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सेंटकॉम को ये हुक्म दे सकता है कि कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स जो हैं उनका आगाज़ कर दिया जाए, यानी सीज़ फायर के ख़त्म होने तक के इम्कानात जो हैं वो इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं, जिससे ये सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो जाती है। इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं लेफ्टिनेंट जनरल उद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त जो डेडलॉक है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? और अमेरिका की तरफ से कभी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि राब्ते जारी हैं, कभी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि ब्लॉकेट जारी रहेगा, और कभी इस तरह की खबरें अमेरिकी मीडिया में दी जाती हैं कि ट्रंप ने सेंटकॉम को ये कहा है कि आप तैयारी करें और हम लिमिटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान पर लॉन्च कर सकते हैं। तो इस वक्त असल गेम हो क्या रही है? जी हाँ, बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है और नोट्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं।
अमेरिका अपनी कौम को बताना चाहता है कि हम बहुत फाते रहे हैं और हमने ईरान को बहुत सा शिकस्त दे दी है, और ईरान वालों को बोलते हैं कि दे शुड जस्ट गिव इन, यानी सरेंडर करें। ईरान ने जब इतने बमबारी के बावजूद, लड़ाई के बावजूद सरेंडर नहीं किया, तो अब किस लिए सरेंडर करेंगे वो। और दो बातें हैं स्टिकिंग पॉइंट। एक तो पॉइंट ये है कि दुनिया चाहती है, और वो भी चाहता होगा ईरान भी, कि आबना हुर्मुज को खोल दिया जाए, क्योंकि उसने ब्लॉकेड से इनके तमाम तेल की एक्सपोर्ट रोक दी है, जो उनकी मेन इनकम है। तो उससे उनको फिर माली परेशानियां जो पेश आ रही है, उन पर माली दबाव डालने के नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं सीज फायर के दौरान। और कोई जहाज जो हाई सीज पर भी होता है, उसको भी वो पकड़ता है, उसके क्रू को पकड़ता है। तो जाहिर है कि ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो नहीं है। और ईरान को धमकी देना या ये कहना कि हम बमबारी दोबारा शुरू कर सकते हैं, उससे ईरान बिल्कुल भी मरूब नहीं होगा। पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा। और अमेरिका के बेड़े बेड़े तो जो है ऑलरेडी सेंटकॉम जो है डिप्लॉयड है, 70 के करीब जेट उनके पास है, 40-45 हजार फौजी उन्होंने मरीन सब जहाज़ों पे उस इलाके में मौजूद हैं। लेकिन ईरान भी खाली नहीं बैठा। वो अगर इसकी रेंज में आ गए जहाज, तो वो अपने मिसाइल इन पर मारेगा। तो अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। उसने 1.5-2 महीने बमबारी कर ली, ना उनके हौसले तोड़ सका, ना उन्होंने सरेंडर किया, ना उन्होंने कहा, माफी मांगी कि भाई अच्छा आपसे गलती हो गई, आपने हम पे, आप जो कहते हैं आपकी तमाम शरायत हमें मंजूर हैं। ऐसी कोई शरायत ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बाइज्जत तरीके से, वो अपने अवाम के और मुल्क के मफाद के लिए वो इनसे बाइज्जत माहिदा चाहता है, और वो पीसफुल पर्पस के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहता है। आबनाए हुर्मस पर ओमान के साथ मिलकर वो कुछ ना कुछ कंट्रोल रखना चाहता है। वो कहता है क्योंकि हमारे इलाके में है। और तीसरी बात जो है, जो बहुत अहम है, जो बार बार वो दोहराते हैं ईरानी, वो कहते हैं जब भी हम मुज़ाकरात कर रहे होते हैं हम पे हमला कर देते हैं, और चंद महीनों चंद सालों बाद इसराइल और ये मिलकर हम पर हमला करते हैं। तो इस बात की भी गारंटी दें कि अब इस बार कोई हम पर इस तरह अचानक हमला नहीं करेंगे खामखा बगैर किसी वजह के। इस दफा भी बगैर किसी वजह के हुआ। अमेरिका को क्या थ्रेट थी? ना उनको कोई मिसाइल ईरान का वहां पहुंचता है, ना उनके पास कोई एटम बम था जिसकी वजह से उनको परेशान होना चाहिए था। ये तो इसराइल के कहने पर उन्होंने ये जो है इस जंग में शामिल हो गए हैं। तो अब मेरे ख्याल में ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि जल्द कोई माहिदा हो जाए, वो भी चाहते हैं, बट लेकिन अपना अपर हैंड दिखाना चाहते हैं, और बार बार ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कि मुज़ाकरा आगे बढ़ने के बजाय फिर रुक जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों साइड चाहती हैं कि एक लॉन्ग टर्म जो है पीस का माहिदा हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल जन साहब, अपेरेंटली तो यही बात सामने आ रही है कि द बोथ साइड्स एक्चुअली आर इन डायर नीड ऑफ एन ऑफ रैम्प। वो ऑफ रैम्प चाहती हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देखना है। तो दोनों के जो मुतालबात हैं या दोनों के जो प्रपोजल्स अभी भी अमेरिका ने रिजेक्ट किया, अभी ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव एन अदर प्रपोजल, एक रिवाइज प्रपोजल ईरान की तरफ से आ सकता है। लेकिन विन विन सिचुएशन कैसे होगी अगर कोई साइड कंसेशन नहीं देती? और अगर कंसेशंस देनी है तो दोनों साइड्स क्या कंसेशंस दे सकती हैं ताकि अल्टीमेटली एक पीस डील हो जाए जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को ये नेवल ब्लॉकेड ख़त्म कर देना चाहिए, और उनके खिलाफ डेरोगेटरी जो ट्रंप साहब बाज़ दफ़ा अपना बयान देते हैं उसको ख़त्म होना चाहिए। और तीसरी बात यह है, ईरान कह रहा है कि ठीक है जी, अपना हुर्मस को खोलते हैं, तमाम दुनिया परेशान है, चाइना परेशान है, इंडिया परेशान है, जापान परेशान है, साउथ कोरिया परेशान है। तो वो ज़्यादा अरसे तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस इन्फ्लेशन को या ऑयल की तंगी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी करीब चाइना भी जाएंगे अपना अगले महीने में ट्रंप साहब। तो सबसे पहले चाइना पूछेगा आप क्यों हमारा गला घोट रहे हैं भाई, हमारी इकॉनमी का, आपने इसको क्यों बंद किया हुआ है? और आप माहदे के लिए बैठ गए थे और सब कुछ बातचीत हो गई थी, उस बात को आगे बढ़ाएं, इसको खत्म करें, रैप अप करें। कब तक इसको लटकाए रखेंगे और तमाम दुनिया को परेशान रखेंगे?
खाली ये वाले नहीं, तमाम दुनिया में इसके असरात फैल रहे हैं। और खाली तेल और गैस की बात नहीं है, बाकी भी सप्लाई जो है, लॉजिस्टिक्स सारी की सारी वो भी सफर कर रही हैं। तो ईरान ये भी कहता है कि देखिए नॉर्मल सी थोड़ा लाई जाए, अब पहले अपने ये खत्म करें नाका जो लगाया हुआ है आपने ब्लॉकेड, उसके बाद वो हुर्मुज को खोल देगा। फिर वो कहता है कोई स्टिकी पॉइंट है न्यूक्लियर का, वो बाद में भी लगातार डिस्कस हो सकता है। पहले भी 2-3-4 साल की मेहनत के बाद ओबामा के दौर में वो माहिदा तय पाया था, और माहिदा उसके अंदर वो दे कैन कंटिन्यू देयर डायलॉग ऑन दैट। लेकिन बाकी नॉर्मलसी जो है दुनिया के लिए तो ले आए। तो आई थिंक सब लोग इन पर जो है अभी वो दबाव डालेंगे। दाम दुनिया एक किस्म की जो है, यूरोप भी वो ट्रम्प से चाहता है कि वो इस मसले को निपटाया, बहुत हो गया। बल्कि जनरल साहब, इसमें ईरान जंग पर जो ऐवान नुमाइंदगान है अमेरिका का, उसकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में भी काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस जंग के लिए रीऑथराइजेशन भी चाहिए, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आएंगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद हसन रज़ा नकवी साहब ने, से तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त डेडलॉक आखिर है क्या, और अमेरिका के जो मुतालिबात हैं वो ईरान के लिए नाकाबिले कबूल क्यों हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अमेरिका के मुतालबात, अव्वल तो यह है कि मुज़ाकरात के लिए जो शराइत ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर तय हुई थी, हम देखते हैं कि अभी तक अमेरिका उनकी खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिसमें एक लुबनान की जंग थी कि वहाँ पे जंग बंदी होगी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इस तरफ अपने ट्वीट में इशारा किया था कि बिल्कुल ये शराइत में शामिल था कि जंग बंदी होगी। लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती से अभी तक जो है वो आज सुबह तक भी जनूबी लुबनान में हमले जारी हैं। दूसरे नंबर पे ये तय पाया था कि अमेरिका ईरान के जो एसेट्स जनूबी कोरिया के अंदर मौजूद हैं और वो रिलीज़ करेगा, ईरान को देगा, फिर उसके बाद मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। लेकिन बदकिस्मती रिलीज़ होके कतर के अंदर तो आए हैं, लेकिन कतर से ईरान के अंदर अभी तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका ने ईरान का जो है वो दरियाई मुहासरा कर लिया, और वो भी एक खुली खिलाफ वर्जी थी। तो ईरान की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से ये वाज़े पहले भी कहा गया था कि मुज़ाकरात उस सूरत में हो सकते हैं कि जब आप बराबरी की सतह पे हमारे साथ बात करेंगे। जब ईरान NPT का रुकन है और आलमी इदारा एटमी तवानाई खुद आके इंस्पेक्शन करता है ईरान की, उसकी तमाम एटॉमिक साइट्स की, और उसका जो सरबराह है राइफल गुरूसी, वो खुद तायद करता है कि ईरान जो है वो एटॉमिक पावर बनने नहीं जा रहा है, और उसकी यूरेनियम जितनी भी है वो आलमी इदारा एटमी तवानाई की इंस्पेक्शन के अंदर मौजूद है। तो उसके बावजूद फिर क्यों अमेरिका जो है वो खिलाफ कानून कहता है कि आप अपनी यूरेनियम की अफजूदगी वो सिफर के ऊपर ले आएं, आप अपने मिसाइल को कंट्रोल करें, आप जो है वो या हमारे हवाले कर दें। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ऐसे मुतालबात हैं कि किसी भी जिंदा कौम के लिए, किसी भी आज़ाद कौम के लिए काबिल कबूल नहीं है कि वो अपनी इस टेक्नोलॉजी का, इसका मतलब यही हुआ कि ईरान हर चीज़ उनके हवाले कर दे, और जो हशर उन्होंने बेशार अल असद के बाद जानिब सीरिया के ऊपर इजराइल ने किया, वो उसकी एक एक चीज़ जो है, छोटा छोटा प्लांट जो है वो भी तबाह कर दिया। ईरान के साथ भी वो यही करेंगे। और अभी जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को आप देखें तो आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए भी हम देखते हैं कि जो मुहासरा किया गया है और जो 2 शिपें ईरान की अपने कंट्रोल में ली गई हैं, उसके वाले से ईरान इसको खुली खिलाफ वर्जी समझता है। और अभी ताज़ा 1 घंटा पहले ईरान के प्रेसिडेंट और बेलारूस के सदर की आपस में टेलीफोनिक रब्ता हुआ, तो उसमें ईरानी प्रेसिडेंट आप देखें कि लेवल इस वक्त कहाँ पे है बदएतमादी का। उन्होंने बेलारूस के सदर को, सदर पेज़ेश्कियान ने ये कहा कि हमें अभी भी खतरा है कि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है, और हमें बिल्कुल उनके ऊपर एतमाद नहीं है। अभी 1 घंटा पहले की बात है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम देख रहे हैं कि ईरान जो है अमेरिका की जो मिलिट्री मूवमेंट है खित्ते के अंदर, उसको भी देख रहे हैं। अभी 4 दिन पहले खुद तेहरान की फिजा के अंदर इसराइली ड्रोन, अमेरिकी ड्रोन मौजूद था। अब ईरान ने उसको टारगेट नहीं किया, ईरान ने उसको सिर्फ कंट्रोल किया, ऑपरेट किया, और देखा है कि ये कहाँ पे जाता है, क्या कर रहा है। सही। जब ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर इसी तरह इराक की फिजा के ऊपर देखें, खलीज फार्स के ऊपर देखें, अमेरिकी ड्रोन मौजूद हैं, अमेरिकी जंगी तैयारे इराकी फिजा के अंदर ईरान के बॉर्डर के करीब अभी भी जो है वो घूम फिर रहे हैं।
खित्ते के अंदर जो है वो अमेरिका अपना अस्करी साजो सामान ला रहा है, डिफेंस सिस्टम खलीजी ममालिक के अंदर, इसराइल के अंदर शिफ्ट कर रहा है, अपने फौजी लेके आ रहे हैं। ये सारी चीजें मुज़ाकरात की अलामत नहीं है, ये सारी चीजें जंग की अलामत है। और ठीक दूसरी है। तरफ जो है अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जारी बात है सुप्रीम लीडर पर हमला भी हुआ था, तब भी उनके बहुत करीब थे जिस मकाम पर वो हमला हुआ, और अभी रिसेंटली आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसे भी विज़िट किया। तो ट्रंप जो क्लेम्स करता है कि ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है, तो इस वक्त जो ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है उस पर ईरान के कंट्रोल की क्या सूरत हाल है, और यूएस का जो नेवल ब्लॉकेड है वो कितना इफेक्टिव है? देखें, इसमें आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो उसकी एक तो मैं अर्ज करूं कि विड्थ है, जो चौड़ाई है वो तकरीबन 39 किलोमीटर है। एक तरफ ईरान है और एक तरफ ओमान है, और इसकी जो लेंथ बनती है, ईरान का साहिली इलाका बनता है, वो तकरीबन 140 किलोमीटर के करीब है। अब इसमें भी एक टेक्निकल चीज जो मुझे भी उधर जाके पता चली वो ये है कि बहुत सी जो बड़ी शिपें हैं, बहरी जहाज हैं, उसके लिए एक खास गहराई दरकार होती है। अगर वो समंदर के अंदर वो गहराई ना हो तो वो वहां से गुजर नहीं सकती हैं, यानी वो जमीन के साथ टच हो जाती हैं। और वो जो गहराई आबनाए हॉर्मुज़ में है वो ईरान के साहिली इलाके की तरफ है सिर्फ और सिर्फ, और वो भी 3 किलोमीटर का एरिया। इस 39 किलोमीटर में सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया ऐसा एरिया है जिसमें से बड़े बड़े जो बहरी जहाज हैं वो गुजर सकते हैं, और वो ईरान का साहिली इलाका उसके अंदर, उस टेरिटरी के अंदर आता है, और वहां से वो गुजर सकते हैं। अभी वो ईरान जो है उसके कंट्रोल के अंदर है। अब ओमान की तरफ से भी वो जहाज गुजरना चाहें तो कुदरती तौर पे वहां पे इतनी गहराई मौजूद नहीं है कि जहाज वहां से गुजरे। और दूसरे नंबर पे ईरान ने जो ओमान के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म बनाया है कि जिसके तहत जो है वो सिपाही पासदारान का वहां पे कंट्रोल अभी भी मौजूद है, मुकम्मल तौर पे ईरान की बहरिया का कंट्रोल मौजूद है। ईरान वहां पे बंद नहीं हुआ आबनाए हॉर्मुज़, ईरान अपनी शराइत के तहत वहां से जंगी जहाज़ों को गुजरने दे रहा है। एक चीज है कि बंद हो गया है, एक चीज है कि कंट्रोल है, ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने कंट्रोल किया कि हम आपको इंश्योरेंस देंगे, हम आपकी सिक्योर्ड करेंगे, हम आपको रूट देंगे कि कहां से शिपें इन होंगी, कहां से आउट होंगी। और ये जो आबनाए हॉर्मुज़ का रास्ता है, इससे जब बाहर जहाज निकलते हैं तो उसके बाद फिर अमरीकी जो है वो मुहासरा शुरू हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर अंदर अमरीका ने सिवाय ईरान के 2 बहरी जहाज़ों के और किसी जहाज को टारगेट नहीं किया। चाइना के जहाज वहां से आसानी से गुजरे हैं, बाकी मुल्कों के भी गुजरे हैं। और इससे मुराद ये होता है कि जब आबनाए हॉर्मुज़ से जहाज बाहर चले जाएं आज़ाद पानी के अंदर, और अगर आप उसको टारगेट करते हैं तो आप बराह रास्त उस मुल्क के साथ जंग को शुरू कर रहे हैं, ना ये कि ईरान के साथ होगा। तो लिहाजा जो है वो इतनी आसानी के साथ जो है वो दरियाई मुहासरा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता है वहां पे। जी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो क्या प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सारी स्टेटमेंट्स और एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या इन रियलिटी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान के ऊपर दोबारा से लिमिटेड स्ट्राइक्स करने की पोजीशन में है भी? क्योंकि ऑब्वियसली फिर ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने तो आज तक ऐसा नहीं किया कि अमेरिका हमला करे और ईरान खामोश बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ईरान ने भी अपनी जो है ये जो सीज फायर का रहा है अपनी तैयारी उन्होंने भी बहुत मुकम्मल की है। तो अमेरिका को क्या हासिल होगा? पहले उसने क्या हासिल कर लिया? क्या उसने अपना हौसला तोड़ दिया ईरान के लोगों का? क्या ईरान के लोग सरेंडर के लिए तैयार हो गए? क्या वो एक ऐसे माहदे के लिए तैयार हो गए जो किसी आज़ाद कौम के शान शाया ना हो? क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं हुआ। और अब क्या कर लेगा? जबकि दुनिया उसको, अमेरिका में जंग अनपॉपुलर है, दुनिया में जंग अनपॉपुलर है। वो बोलते हैं आपने गैर जरूरी जंग छेड़ी ईरान के साथ, हम सब लोग तकलीफ में हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, गैस की तंगी है, पेट्रोल की तंगी है, और हर चीज महंगी हो गई है। ये परेशानी आपने क्यों हम पर ला दी? तो बस वो मैंने आपको कहा कि जो पॉइंट है, अगर चाहता है अमेरिका के वाकई वो करना चाहता है तो अपना ब्लॉकेड को कॉल ऑफ करे ताकि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो और उसमें जो खुला आमोदरफ्त हुकूमत की शुरू हो जाए। और बाकी जो ईरान की आप सैंक्शंस खत्म करें ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं, बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकें, उनके फ्रोजन एसेट्स उनको दें, तो ईरान का और इनका झगड़ा काफी हद तक खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में खत्म हो जाएगा, दुश्मनी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका चाहे तो अमेरिका इसको लंबा अरसे के लिए इसको इस सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता। दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, दुनिया इसको प्रेशर लाएगी, चाइना रशिया प्रेशर लाएंगे इसके ऊपर
वो सब अमेरिका को बोलेंगे क्यों आपने भैया दुनिया में मुश्किल में सबको डाला हुआ है। राइट, आपका पॉइंट आ गया। इख्तिताम पे डॉक्टर सैयद हसन रज़ा नकवी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा ख़ामनेई, उनकी सेहत और उनकी जो सिचुएशन है उसके हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं मीडिया पर। तो इस पूरी जो एक मीडिया कैंपेन है उसमें क्या हकीकत है, उनकी सेहत के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, और क्या वो उसी हमले में ज़ख्मी हुए थे जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को शहीद किया गया था? जी, उनकी सेहत के हवाले से जो अभी तक यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं या उनके करीबी लोग समझे जाते हैं, खुसूसन सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं या पार्लियामेंट के बाज़ ऐसे अरकान जो उस कमेटी का भी हिस्सा थे, उनके मुताबिक उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी ज़ख्मी वो बिल्कुल हैं, उसी हमले के ही नतीजे में वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे जंग को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनके अहकामात सादर हो रहे हैं। और आज चूंकि यौम खलीज फार्स था, तो इस मौका के ऊपर ताज़ा उनका बयान तकरीबन 4 घंटे पहले तहरीरी तौर पे उन्होंने इस हवाले से भी एक बयान दिया है। तो जितनी अपॉइंटमेंट्स नई हुई हैं, नोटिफिकेशन जितने हुए हैं, वो सारे के सारे उन्हीं की तरफ से हो रहे हैं और वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे सेहत के साथ इस जंग को देख रहे हैं। राइट, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब और जल साहब, आप दोनों के वक्त का। नाज़रीन इकराम, तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वुस्ता की जंग के असरात इस वक्त दुनिया के हर मुल्क पर मुरतब हो रहे हैं और दुनिया के तमाम तर ममालिक की मईशतें इस जंग का बोझ उठाने से कासिर नजर आ रही हैं। एक जानिब तो तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुश्किलात का शिकार है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी मईशत की कश्ती हमेशा से ही डामाडोल रही है और सूरत हाल हमेशा तशवीशनाक रहती है हमारी मईशत को लेकर। पाकिस्तान के लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान अब इन चैलेंजेस से नबरदाजमा कैसे होगा और अगले आने वाले कुछ हफ्तों में, अगले आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ये तनाज़ा तो ख़त्म होता नज़र आ नहीं रहा, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो इन दोनों फ़रीक़ैन ने ही फैसला करना है जंग बंदी का, ईरान और अमरीका ने, और उसके इम्कानात मध्यम भी हैं, कोशिशें तो जारी हैं। लेकिन अब ये जंग ख़त्म होती हुई अगर नज़र नहीं आ रही तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इनसे निकलने के लिए पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान साहब हैं, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान पर जो असरात हैं उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों में मजीद क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं पाकिस्तान को? देखो जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह करे ये सुलह हो जाए और अमन हो जाए, और वरना पाकिस्तान के लिए अगले आने वाले दिनों में नाकाबिले बर्दाश्त असरात होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी का दारोमदार मिडल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। और जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, आपके सामने आप पेट्रोल दिन ब दिन डेली बढ़ता जा रहा है और सुनने में आ रहा है ये 1000 तक भी जा सकता है। तो अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपको जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान की GDP बेहतर हो रही थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ी हुकूमत की फराख दिली है और बड़ा तदब्बर है, उनका ख्याम फरासत है कि इन्होंने इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, इन्होंने पेट्रोल को जारी रखा हुआ है, कोटा भी जारी नहीं किया और कीमतें भी बढ़ाई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जैसे दूसरे मुल्कों में बढ़ गई। और तो ये लेकिन आगे जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर ज़ाहिर हुकूमत भी मजबूर होकर रेट बढ़ाएगी, तो अवाम की चीखें निकलेंगी और अवाम को इसका तैयार रहना चाहिए हमें। तो क्योंकि जो ये जंग है ये अगर लंबी होती है, जैसे ट्रंप ने कल भी बयान दिया है कि हम लंबा नाकाबंदी करेंगे, तो दोनों को मेरा ख्याल है दोनों के हथियार इनके हाथ में आ गया नाकाबंदी वाला। उधर से उन्होंने की हुई है ईरान ने, वो उधर से कोई चीज़ आगे नहीं आने दे रहा और ये ईरान की चीज़ें ईरान जो है अमेरिका वो जाने नहीं दे रहा, ना आने दे रहा है। तो इससे आगे देने वाले ज़ाहिर है पूरे मिडिल ईस्ट के जो पेट्रोल के कुएं हैं वो भी उनको बंद करने पड़ेंगे उनके, क्योंकि पेट्रोल तो आ रहा है लेकिन आगे जा कहीं नहीं रहा।
उनकी भी मैशत पे बुरा असर पड़ेगा। उनकी जब मैशत बंद होगी या नीचे जाएगी तो ओवरऑल अल्टीमेटली पाकिस्तान के 1 करोड़ आदमी जो है मिडिल ईस्ट में काम करता है, वहाँ की कंपनियां अगर बंद होती हैं, हमारी रेमिटेंस भी बुरा असर पड़ेगा। तो हमें तो नुकसान ही नुकसान है। पाकिस्तान देखो ना, बड़ी सिंसियर और सच्चे दिल खलूस नीयत के साथ कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका की सुलह हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी दोनों भी हथियार डालने को तैयार नहीं है, कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत में कोई अच्छे असरात नहीं आएंगे। कोई पूरी दुनिया की अच्छी नहीं होगी। पूरी दुनिया का आप देखो पेट्रोल महंगा हुआ है, और पूरी दुनिया का जब पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल तो समझे मैशत की खून है, और जब खून ही आपका सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर आपकी मैशत कैसे तरक्की करेगी। एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मलिक साहब, और इसमें एक और आम नुक्ता ये भी है कि अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। अब ये चैलेंज तो है गवर्नमेंट को, और जो अभी चैलेंजेस बढ़ेंगे, जो अभी इवन क्या डिवैल्यूएशन के भी चांसेस हैं इन द फ्यूचर, और उससे कैसे नबरदाज़मा होना चाहिए हुकूमत को। देखो, हुकूमत जो उसके बस में है वो तो कर रही है, लेकिन जो बस से बाहर है तो वो तो बस ही हो जाएगा फिर। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि आवाम को मोटिवेट करे, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। आवाम को भी चाहिए कि इस तरह लंबी लंबी ड्राइव नहीं करें, रिश्तेदारों के घर बार बार चक्कर न लगाएं। दफ्तरों में भी गैर आपको आगे वर्क फ्रॉम होम का अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लॉकडाउन की टाइमिंग है इस पर अमल करना चाहिए। बाजार जो है जल्दी बंद करने चाहिए, रोशनी में काम करना चाहिए। दुनियावी से हमें कमर बस्त होना पड़ेगा, वरना हमारी कमर टूट जाएगी। महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कमर आपकी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के अंदर इवन एक और चीज़ जो है उसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ईरानियन करेंसी के हवाले से है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में बड़ा वायरल था कि ईरानियन करेंसी ख़रीदी जाए। कुछ लोग सॉलिडारिटी में ख़रीद रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें बड़ा मुनाफा होगा। अभी ये करेंसी मज़ीद गिरी है, इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि बहुत सी इस हवाले से फ़ेक न्यूज़ भी चली, बहुत सी बातें चली, लेकिन असल मामला क्या है ये? तो ये हकीकत की बात है। एक वक्त में ईरानी करेंसी बड़ी स्ट्रांग थी, और हमारे इमाम khomeini साहब के इनकलाब से पहले शाह ईरान के दौर में 70 ईरानी रियाल का $1 बनता था। और फिर जब वो 2016 में इकनॉमिक सेक्शन चली, और उस वक्त वो बढ़ के 4 लाख ईरानी रियाल के बदले $1 आता था। फिर सेक्शन हटी तो वही कम हो के 1,30,000 का हो गया, और उसके बाद दोबारा 18 में ट्रंप ने सेक्शन लगाई, तो आज 16 लाख ईरानी रियाल का $1 आता है। यानी कितना उनकी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। और उसका जो रेट बनते हैं पाकिस्तानी अगर कैलकुलेट किया जाए, तो वो 2016 में ये तकरीबन क्या कहते हैं 1 करोड़ के मिलते थे। आपको 2,000 से बढ़ के 3,000 रुपए में 1 करोड़ आता था। फिर उसकी वैल्यू बढ़ी, और वही बढ़ के 5,000 से 50,000 से 60,000 पे चला गया। जब इकनॉमिक सेक्शन कम हुई, ओबामा ने जो उनको जुज़वी तौर पर इकनॉमिक सेक्शन को रिलेक्शन दी, और उसके बाद उनकी इकानमी बेहतर होगी, तेल बेचने में उनको अलाउ कर दिया। 2018 में ट्रम्प ने जब दोबारा बढ़ाया, ये दोबारा 60,000 से कम हो के 2,000 पे आ गई। और अभी जंग से पहले इसकी वैल्यू यही 2,250 चल रही, और जंग के बाद जब पिछले मुज़ाकरात आज से 2 हफ्ते पहले उम्मीद हो चली थी कि इनका किसी वक्त भी मायदा हो सकता है, और उसके बाद ये दोबारा बढ़ के 14,000 तक भी चला गया था। यानी 14,000 का 1 करोड़ आना था। जब ये पोस्टपोन हो गए और इंटरवल आ गया, और जो मुज़ाकरात का अमल था वो दोबारा कंटिन्यू नहीं हो सका, ना इस पर कोई ऐलान हो सका। आज बढ़ के कम हो गया, अब दोबारा ये 3,000, 3,500, 4,000 के करीब दोबारा नीचे चला गया। और अभी अगर खुदा न खास्ता ये जंग बंदी नहीं होती और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होती, तो फिर उसकी वैल्यू तो वही है ना जो मैंने बताया, 2,000 तक चला जाएगा। जो लोगों ने किया है उनको नुकसान होगा, लंबा उनको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे 2018 में लोगों ने 60,000 के लिया था, अभी तक लेके बैठे हुए कि इस उम्मीद पे कि बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। तो इन लोगों को भी इसी उम्मीद पे बैठना पड़ेगा कि इसकी सेंक्शन हटेंगी तो फिर जाके इसकी करेंसी मुस्तहकम होगी। वरना, और इसके अलावा नेगेटिव पहलू ये भी, अगर फर्ज किया हो भी जाता है, सुलह हो जाती है और इकनॉमिक सेक्शन हट भी जाती है, और इनकी करेंसी मजबूत भी हो जाती है, लेकिन ईरान आया इस करेंसी को जारी रखेगा या कैंसिल कर देगा, डिमोनेटाइज कर देगा, तो ऐसी सूरत में भी लोगों के लिए नुकसान का अंदेशा है। तो मैं बिल्कुल बार इसमें बार अपने इंटरव्यू में भी लोगों को बताता हूँ, ये एक जुए की कसम है। अगर आपका नुकसान भी आप बुक रखें और फायदा भी ध्यान में रखें, दोनों में से एक काम जरूर होगा।
ज़ाहिरी बात है, एक तरह का जुआ ही बन जाता है जब आप इस तरह से ज़रा रिस्क लेते हैं। और इसमें इवन अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो ईरान अगर डीमोनेटाइज कर देगा तो लोग तो फिर वहीं के वहीं होंगे और सारा मामला जो है वो उलट पलट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।